हाय एवरीवन। अरस्तु की बात कर रहे हैं जिसमें हम इनके जो है राज्य संबंधी विचार क्या हैं, इन्हें दास्ता संबंधी विचार क्या है, ये अलग अलग जानने का प्रयास कर रहे हैं और विस्तृत से जान रहे हैं। तो अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति और विकास की भी बात बताई है। इसके स्वरूप और विशेषताओं को लेकर इन्होंने कई तरीके से बात रखी है। यानी अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। यानी अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। यानी अरस्तु ये मान्यता है कि राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। यानी सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील और विवेकशील प्राणी है, इसीलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। तो अरस्तु ये बताना चाहता है कि मानव सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का एक बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि वह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस तरीके से उन्होंने राज्य की उत्पत्ति मानी, जिसमें उन्होंने दो आधार बताए। पहला विवाह पद्धति के आधार पर और उसी आवश्यकता के अनुरूप यानी कौटुंबिक व्यवस्था यानी एक राज्य का बीज बोया। तो इस तरीके से इन्होंने राज्य की उत्पत्ति एवं विकास बताए। उसके कुछ स्वरूप एवं विशेषताएं भी इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है। राज्य स्वाभाविक समुदाय है तो अरस्तु का यह विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। यानी राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य परिवार का ही एक बृहद रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार से प्रारंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था मानी है इन्होंने कहा कि राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ग्राम इनके अतिरिक्त तो कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास जो है वह राज्य से ही संभव है। इस प्रकार अरस्तु अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो इन्होंने जो दूसरी इसकी विशेषता बताई वो बताया कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। कैसे? क्योंकि अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि में राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यानी यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, क्योंकि मनुष्य के बौद्धिक विकास का पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व के आने के पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु का कथन यह है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। तो इस तरीके से वह बताना चाहता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अधिक विकसित है, वह उस बात को अधिक अच्छी प्रकार से व्यक्त करता है जो समाज के अंदर छिपी रहती है। और इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण विचार राज्य संबंधी है वह है कि राज्य को इन्होंने सर्वोच्च समुदाय माना है। कैसे? इन्होंने कहा कि परिवार, ग्राम और राज्य के सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय प्रत्येक समुदाय की स्थापना की यानी किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता के प्राप्त करने के लिए की जाती है। राज्य का स्वरूप इन्होंने जैविक भी माना। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप को जैविक धारणा माना और उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। यानी
एक संपूर्ण सावयव ऑर्गेनिक होल है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य को जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। यानी राज्य के अभाव में वे सब जड़ हो जाएंगे और उनका विनाश हो जाएगा। यानी व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। इन्होंने यह भी माना कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। यानी अरस्तु ने प्लेटो की भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि इनके जीवन काल में फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की भी कल्पना नहीं की है, जो कि उसके लिए नितांत स्वाभाविक था। उसने तो अपने आदर्श राज्य का एक चित्रण एक नगर राज्य के रूप में किया है। अरस्तु का यह नगर समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता से एक साझेदारी है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने राज्य संबंधी विचार प्रकट किए और इसका उद्देश्य और कार्य जो इन्होंने माना एक सकारात्मक अच्छाई मानी। उन्होंने कहा कि राज्य जो है एक सकारात्मक अच्छाई है। उन्होंने कहा कि राज्य का जो उद्देश्य एवं कार्य है वह अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था देना है। श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना है। प्राकृतिक अवस्थाओं को यानी प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। ऐसे साधन एवं वातावरण प्रदान करना है जिसमें यानी व्यक्तियों को ऐसे साधन एवं वातावरण प्रदान किया जाए जिससे वे अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें। इसका लक्ष्य सर्वोच्च सुख की प्राप्ति है। तो आप समझ पा रहे होंगे जब हम प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना के निर्माण की बात की थी तो उन्होंने 3 तत्व निर्धारित किया था, जिसमें उन्होंने उत्पादक वर्ग लिया था, एक सैनिक वर्ग लिया था और एक शासक वर्ग लिया था, यानी दार्शनिक वर्ग लिया था। लेकिन इनका जो राज्य संबंधी विचार है और राज्य संबंधी विचार से ही समझ पा रहे हैं कि इनकी जो आदर्श राज्य की कल्पना इन्होंने की है उसका जो लक्ष्य माना है, इन्होंने उसमें विधि की सर्वोच्चता मानी है, जनसंख्या को महत्व दिया है, नागरिकों के चरित्र की बात की है, शिक्षा की भी बात की है और उसमें जो विभिन्न वर्ग हैं उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य के लिए नागरिकों की प्रमुख आवश्यकता उन्होंने 6 बताया: भोजन, कला कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा एवं सार्वजनिक हित का निर्धारण हो और आर्थिक व्यवस्था को भी इसमें इंक्लूड किया। यानी एक राज्य के लिए जो आवश्यक आवश्यकता के साथ साथ एक प्राणी के समुचित विकास के लिए न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक विचारों का उनका पूर्व सर्वांगीण विकास हो सके, इसकी बात इन्होंने अपने राज्य संबंधी विचार में प्रस्तुत की है। अब इनके हम क्रांति संबंधी विचार क्या है और न्याय विषय का अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।